बेसिक मैथ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और डे 1 है ये हमारा। क्या होता है कि हमें किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है, कुछ भी करना है, हम क्या करते हैं, ये ट्रिक वो ट्रिक, ट्रिक पे ट्रिक पढ़े जाते हैं, मैथ समझ में नहीं आती। आपके ट्रिक तभी समझ में आएगा जब आपका बेसिक मैथ क्लियर होगा। अगर आपका बेसिक मैथ क्लियर नहीं है तो आप ट्रिक पढ़ के रट के कुछ नहीं होने वाला। तो आप सभी से मैं कहूंगा कि अगर आपका बेसिक मैथ क्लियर नहीं है तो मेरी ये वीडियो जो है डे 1 से आप फॉलो करें, आपका बेसिक मैथ मैं क्लियर कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। सबसे पहले क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स क्या है, नंबरों का खेल है, ठीक। तो नंबरों का खेल है तो आ जाओ सबसे पहले नंबरों के बारे में ही पढ़ ले, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आपका ये है प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या, और दूसरा है आपका पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में आप कह सकते हो नेचुरल नंबर, और पूर्ण संख्या को आप होल नंबर, ठीक है। क्या है दोनों में फर्क, क्या है ये दोनों, तो सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको ये नहीं पता तो आपसे गलतियां कहां तक हो सकती है और कितने छोटे सवाल में हो सकती है। तो जो प्राकृत संख्याएं हैं वो 1 से प्रारंभ होती है, 1 2 3 4 और ये इन्फिनाइट तक, मतलब इसका कभी अंत नहीं होता, वहां तक जाती है, ठीक। और जो ये आपका पूर्ण संख्याएं हैं ये 0 से प्रारंभ होती हैं, ठीक। और इनमें कोई फर्क नहीं है। जो आपका प्राकृत संख्या है वो 1 से प्रारंभ होती है और जो पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 से प्रारंभ होती है। यही बात हम भूल जाते हैं और हमसे मिस्टेक्स हो जाती है। पूर्ण संख्याएं मतलब ये तब तक पूर्ण नहीं है तब तक इसके साथ 0 नहीं आएगा, ठीक। प्राकृत संख्या 1 से पूर्ण संख्या को पूरा करने के लिए 0 की आवश्यकता होती है, और जब 0 से प्रारंभ हो तो ये आपकी हो गई पूर्ण संख्या, ठीक है। अब देखिए कि क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, अगर आपको ये नहीं पता तो क्या इंपैक्ट आपसे पे पड़ सकता है। मान लीजिए छोटा सा क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रथम 10 नहीं 5 ले लेते हैं हम। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। तो आप क्या करोगे, प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से। 1 2 3 4 5 अपॉन 1 2 3 4 5, ओके, ऐसे निकालते हैं ना माध्य। 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15/5 कितना है। अब यही दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। अब आप यहां देखो तो यहां क्या होगा, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन 5। तो 4 3 7 2 9 और 1 10, 10/5 कितना आएगा, 2। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए और वो ऐसे कर देगा तो गलत हो जाएगा। या क्वेश्चन आ गया कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, उसे 1 से शुरू कर देगा तो गलती हो जाएगी। बहुत एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 से प्रारंभ होती है और जो प्राकृत संख्याएं हैं वो 1 से प्रारंभ होती है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। तो आप अच्छा एक क्वेश्चन और आ जाए कभी, मान लीजिए कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं, बिल्कुल है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 से सारे नंबर इसमें है। तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि पूर्ण संख्याएं प्राकृत, क्योंकि 0 इसके अंदर आता नहीं है। तो देखिए प्राकृत संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं हैं लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब नेक्स्ट में आपको जो है वो पढ़ाने जा रहा हूं वो है पूर्णांक।
अब देखिए जैसे कि नंबर है, नंबर लाइन आपने देखा होगा, तो 0, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, ये चलता रहेगा कंटिन्यूसली। -1, -2, -3, -4, इधर भी। तो ये जो नंबर है ये इधर प्लस में चलता रहेगा कंटिन्यूसली, और ये इधर माइनस में चलता रहेगा कंटिन्यूसली, और ये बीच में 0। ये सभी मिला के बनाते हैं क्या? पूर्णांक। आपसे कोई पूछने लग जाए पूर्णांक क्या है, तो आप कह सकते हो सभी नेगेटिव नंबर यानी नकारात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं और 0, इन सभी को मिला के बनता है पूर्णांक। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, सभी ये जो है ये आपका ये आपका हो गया ऋण पूर्णांक, ये आपका हो गया ऋण पूर्णांक, ठीक। और ये जो है आपका हो गया, ये आपका हो गया धन पूर्णांक, ये आपका हो गया धन पूर्णांक, ठीक। तो देखिए ऋण पूर्णांक, 0 और धन पूर्णांक, इन तीनों को मिला के क्या बनता है? पूर्णांक होता है। बहुत सिंपल सी बात है, याद रखिएगा। ये नंबर लाइन है, इसको हम संख्या रेखा भी कहते हैं, संख्या रेखा, ठीक है। तो ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और 0 को मिला के आपका क्या बनता है? पूर्णांक बनता है, ठीक है। इसे नोट कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि सम संख्याएं और विषम संख्या। ये तो बहुत आसान सा टॉपिक है। सम संख्याएं, सम संख्या और विषम संख्या। देखिए सम संख्या, विषम संख्या। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये बहुत आसान है। सम संख्याएं 0, 2, 4, 6, 8 और विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9। ये तो खुद देखिए 0, 2, 4, 6, 8 सम संख्याएं हैं, 1, 3, 5, 7, 9 विषम संख्या है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बड़ा नंबर आ गया, अब देखिए क्या ये सम है विषम है, इसके इकाई अंक, सिर्फ हमें इकाई अंक देखना है, इकाई अंक देखना है, सिर्फ हमें इकाई अंक देखना है। तो इकाई अंक जो हम देखेंगे, इकाई अंक हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो इकाई अंक क्या है? 7 है। तो 7 क्या विषम संख्या? तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? विषम संख्या है, ठीक। 7। अब जैसे नंबर लिखा, इकाई अंक 2 है, तो ये क्या हो गया? सम संख्या। ये बहुत आसान है। सम संख्या को क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, और इंग्लिश में कहते हैं विषम संख्या को ओड नंबर, ठीक है। तो ये आपके लिए हो गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अब ये अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ नंबर्स लिखता हूँ, फिर अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ भाज्य संख्या और दूसरा अभाज्य संख्या, ठीक। तो भाज्य संख्या और अभाज्य, भाज्य को आप कंपोजिट नंबर और इसको आप प्राइम नंबर, ठीक है। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम कुछ क्या करते हैं, नंबर्स लिखते हैं। 1, अब देखिए 1 का गुणनखंड कितना? 1 है। 2 अगर हम लिखते हैं तो 2 1 के पहाड़ में आता है और 2 के पहाड़ में आता है। अगर हम 3 लिखते हैं तो 1 के पहाड़ में आता है और 3 के पहाड़ में। 4 अगर हम लिखें तो 4 1 के पहाड़ में आता है, 2 के पहाड़ में आता है और 4 के पहाड़ में। अगर हम 5 लिखें तो 1 के पहाड़ में और 5 के पहाड़ में। कुछ नंबर लिख रहे हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। 1 के पहाड़ में, 2 के पहाड़ में, 3 के पहाड़ में और 6 के पहाड़ में। अब आप देखिए भाज्य संख्या के लिए क्या कहा गया है कि अगर हम 1 को छोड़ दें, 1 को छोड़ दें, 1 को छोड़ने के बाद जितने भी नंबर है, एक तो वो 1 के पहाड़ में आएंगे और एक वो खुद के पहाड़ में आएंगे। तो मतलब कहने का है कि उसके 2 गुणनखंड होंगे। जैसे मैंने 7 लिखा
तो 7 क्या है, 1 के पहाड़ में आता है और 7 के पहाड़ में आता है, ठीक है। तो इसके 2 गुणनखंड है, ठीक। तो ये क्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर देखिए 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक और अब खुद से कट रहे, देखो एक तो ये 1 से और एक ये 2 से, एक ये 1 से एक ये खुद से, एक ये 1 से और एक ये खुद से। तो ये सारे के अच्छा और भी नंबर है जो 1 से और खुद से कट रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ 1 से और खुद से कट रहे हैं। तो ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक। एक क्यों नहीं, एक क्या है, एक कुछ भी नहीं है, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य, क्योंकि भाज्य का क्या रूल है, भाज्य का क्या रूल है कि वो 1 से तो कटेगा ही कटेगा, खुद से भी कटेगा ही कटेगा, साथ साथ किसी अन्य नंबर के भी पहाड़े में अगर वो आता है तो वो आपका भाज्य नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो देखिए एक है जो ना भाज्य के रूल को फॉलो करता है ना अभाज्य के रूल को फॉलो करता है। तो एक ना तो आपका भाज्य संख्या है और ना ही आपका अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, आपका 4 भाज्य है, 6 भाज्य है, 7 आपका अभाज्य है, 8 लिखेंगे तो 8 1 के पहाड़ में आता है, 2 के पहाड़ में आता है, 4 के पहाड़ में आता है और 8 के पहाड़ में। तो 8 क्या हो गया, भाज्य हो गया। अगर हम 9 लिखेंगे तो 1 के पहाड़ में आता है, 3 के पहाड़ में आता है, 9 के पहाड़ में। देखिए 1 में आता है, 9 में खुद में आता है, एक संख्या बढ़ गया तो ये क्या बन गया, भाज्य बन गया। अगर हम 11 लिखेंगे तो 11 सिर्फ 1 के पहाड़ में आता है और 11 के पहाड़ में आता है, ठीक। तो अब ये और किसी पहाड़ में नहीं आता, एक तो 1 के पहाड़ में आ रहा है, एक खुद के पहाड़ में आ रहा है, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। अब एक दो छोटी छोटी बातें समझ लीजिए कि 2 जो है इकलौता ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य है। 2 देख ध्यान से सुनिएगा, 2 एक इकलौता ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य है। इसको छोड़ के उसके बाद जितने भी सम संख्याएं हैं सब भाज्य हो जाएंगे, क्योंकि उनका एक फैक्टर तो 2 बढ़ ही जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या, देखिए सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या 3 है। और आपसे कोई पूछने लगे सबसे छोटा भाज्य संख्या, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटा भाज्य संख्या आपका क्या है, 4 है। तो ये थोड़ी सी बातें थी भाज्य और अभाज्य के, आपके बहुत आगे काम आने वाला है, ठीक है। बहुत आपको, क्योंकि आपसे कोई कह दे कि 10 प्रथम 5 अभाज्य संख्या लिखिए, ठीक है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछते कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या लिखिए, तो अगर आपको सही से ज्ञान नहीं होगा तो आप क्या करोगे, 1 से स्टार्ट कर दोगे, जबकि 1 तो अभाज्य, 1 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं। तो अभाज्य संख्या क्या है, 2। अब आपसे कहा गया कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या लिखिए, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप 2 लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 ना भाज्य है ना अभाज्य है। 2 के बाद आप 3 लिखेंगे, 4 को छोड़ देंगे क्योंकि 4 2 के पहाड़ में आता है, फिर आप 5 लिखेंगे, 6 को भी छोड़ देंगे, फिर आप 7 लिखेंगे, 8 को छोड़ देंगे, 2 के पहाड़ में आता है, 4 के पहाड़ में आता है, 9 को छोड़ देंगे, 3 के पहाड़ में आता है, ठीक है। फिर 10 भी छोड़ दोगे, 11 लिखोगे, तो 1 2 3 4 5। तो ये देखो प्रथम 5 अभाज्य संख्या ये आपके सामने है। तो ये आपको बेसिक नॉलेज के लिए आपको भाज्य और अभाज्य का सही से ज्ञान होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है परिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या को समझते हैं ध्यान से। कोई भी नंबर, मतलब इसकी जो डेफिनेशन हम, कोई भी नंबर जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सके और q बराबर 0 ना हो। देखिए बड़ा सिंपल कहा गया है, कोई भी नंबर जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, p/q के रूप में लिख सके और q बराबर 0 ना हो, तो वो क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। अब जैसे कि यहाँ पे हमने नंबर लिखा 5/7, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे 6/4 लिखा है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। 7/3 लिखा, क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा 3, तो क्या ये एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं।
ठीक है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब कोई पूछने लग जाए कि क्या, एक बात बताओ, क्या जीरो परिमेय संख्या है? देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? इसके लिए आप एक बात समझिए, देखिए p जैसे बटे में होता है ना, तो ये जो ऊपर वाला है इसको हम अंश कहते हैं, अंश यानी कि ठीक, और इसे हम जो नीचे वाला है इसे हम हर कहते हैं। बात को समझिएगा ध्यान से, ये ऊपर वाला जो है इसको हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो इसकी डेफिनेशन में बात हुई है वो हर के लिए बात हुई है। अंश के बारे में कुछ नहीं कहा गया कि अंश जीरो होगा नहीं होगा, 1 होगा नहीं होगा, कुछ नहीं। सिर्फ उसने हमसे कहा कि देखो जी जो नीचे है, जो क्यू है यानी कि जो हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर हम जीरो है नीचे एक लगाते तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या हो गया। बात को ध्यान रखिएगा, जीरो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए अंश है ये और ये नीचे हर, तो उसने तो अंश के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है, हर के बारे में बोला है कि देखो भैया q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, तो जीरो एक परिमेय संख्या है। एक बात और है कि अगर हम मान लीजिए 0/5 है तो हम अगर भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। लेकिन अगर 5/0 है तो भाग करने से क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा। ठीक, अपरिभाषित आएगा, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, तो इसीलिए क्या हो गया, अरे परिभाषित। तो इसीलिए अगर किसी संख्या के नीचे जीरो है तो वो क्या है, वो अपरिमेय संख्या। अच्छा, इसी में अब समझ लीजिए अपरिमेय संख्या, जिसको अपरिमेय संख्या देख लेते क्या। अब देखिए परिमेय संख्या, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, अपरिमेय संख्या क्या है, जो कोई भी नंबर जिसको हम बिल्कुल फाइंड नहीं कर सकते, जैसे कि मान लीजिए √2 है, अब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे, आप ये कभी पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होगा, आप 2 पॉइंट तक 3 पॉइंट तक निकालेंगे, अपने सवाल के लिए काम में ले आएंगे, छोड़ देंगे क्या, लेकिन वो परफेक्ट वैल्यू है नहीं है, तो यानी कि आप इसको पूरा सॉल्व नहीं किए, तो पूरा सॉल्व नहीं किए तो ये परिमेय संख्या नहीं है। तो ऐसे ही नंबर जैसे कि √3 हो गया, √5। अच्छा, अब आप सोचोगे क्या सारा रूट वाला, जैसे कि हम ऐसे लिख दे 2.001 मतलब ऐसे करके लिख दे। अब ये भी क्या अपर, अब देखिए कहीं पर 2.333, अब देखिए ये है, तो ये परिमेय संख्या, ध्यान से समझिएगा, ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या। क्यों है ऐसा, देखिए 2.3333 कंटिन्यू जा रहा है, तो यानी कि 2.3 पे आप बार लगा सकते हैं और इसे आप परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, आप बार लगा ही नहीं सकते, तो आप इसको परिमेय संख्या में मतलब इसको आप बटे में बदल ही नहीं सकते। क्लियर है बात, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि आप इसके ऊपर बार नहीं लगा सकते। अच्छा, कोई आपसे पूछने लग गया, एक बात बताओ, ये 16 है, इस पे 16 पे रूट चले, क्या ये अपरिमेय संख्या? आपको भी अच्छा, अभी तो √3 अपरिमेय संख्या है, √3 भी अपरिमेय संख्या है, √5 भी अपरिमेय संख्या है, तो भैया 16 पे भी रूट चढ़ा, ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पहले हाथ पे मतलब आप एकदम से थोड़ी ना सरेंडर कर दोगे, तो आप पहले क्या करोगे, आप पहले देखोगे कि क्या ये किसी तरह रूट से निकल सकता है। अगर ये रूट से निकल सकता है तो ठीक है, तो देखते हैं कि 16 को हम जब हम करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 जोड़ा बन गया, ये बाहर आ गया, तो ये बाहर आ गया, कितना आ गया 4, तो ये क्या है, परिमेय संख्या। आप ऐसे ही नहीं मुंह उठा के बस रूट है तो भैया बोल दिए कि आप परिमेय संख्या, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा आपका हाथ पैर मार के देखो, करके देखना पड़ेगा। अच्छा, तो अब एक और आता है वास्तविक संख्या। क्या वास्तविक संख्या है, तो ये वास्तविक संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, इन दोनों को मिला के क्या आपका वास्तविक संख्या बनता है। तो आज मैंने आप सभी को जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम के जो नंबर्स हैं, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, इन सब के बारे में बताया। डे 2 में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ आगे पॉइंट्स पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।